अस्सलाम वालेकुम। आजकल दो ख़बरें जो हैं वो आम तौर पर हेडलाइन में रहती हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हुकूमत कौन सा नया कानून बनाने जा रही है, और दूसरा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इंटरनल जो पॉलिटिक्स है, बल्कि शायद सुर्खियों में कहना चाहिए ज़्यादा तवज्जो रहती इन मामलात के अंदर है कि पीटीआई के अंदर क्या मामलात हो रहे हैं। बुशरा बीबी क्यों पेशावर गई हैं पार्टी के अंदर, अली अमीन गंडापुर का क्या रोल है, फवाद चौधरी ने पीटीआई में आना है या नहीं आना, पीटीआई के अंदर वो हिस्सा भी हैं या नहीं है। जो इस तरह की तकरार है वो आम तौर पर ज़्यादातर हाईलाइट भी बहुत होती है। तो आज प्रोग्राम की इब्तिदा हम इसी खबर से करेंगे, और हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं शेर अफजल मरवत साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले तो बुशरा बीबी का ही सवाल आपसे करूँगा। बुशरा बीबी पेशावर में क्यों जाके वो मोर्चा जन हुई, बनी गाला में रहना क्यों नहीं पसंद किया, या लाहौर ज़मान पार क्यों नहीं गई? पेशावर में सिर्फ सरासीमगी से, हैरेसमेंट से, नाजायज़ गिरफ्तारियों से बचने के लिए वहाँ गई है। यहाँ इस्लामाबाद में या पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद और ख़वातीन का रहना जो है इन्होंने दोबार किया हुआ है। ख़ुद मैं अपनी मिसाल दे सकता हूँ कि बार बार के चापों और घर में घुसने से तंग आके अब आले खाना को मैंने बैरून मुल्क रखा हुआ है। तो लिहाजा बुशरा बीबी जो है, अपना घर था यहाँ पे, लेकिन यहाँ कोई चादर चारदीवारी का तकद्दुस तो है ही नहीं, कानून की पामाली रोज़मर्रा का मामूल है। कम से कम ये तो नहीं होगा कि जब भी इनका मूड उठाए या 3 एमपीओ लगा दे या कोई नया केस जो है। तो लिहाजा केपी में फिल वक्त जो है एक तहफ़्फ़ुज़ होगा, क्योंकि वहाँ इस तरह की कार्रवाई सियासी मुलाकातें करेंगी नामुमकिन है। बीबी सियासी मुलाकातें करेंगी, वहाँ सियासत में एक्टिव रहेंगी? देखिए खान साहब ने जब बैरिस्टर गौर साहब को नॉमिनेट किया था, उस वक़्त में उस मीटिंग में मौजूद था जेल में। खान साहब ने उस वक़्त बबांगे दहल कहा था कि जी कोई मेरे घर का, मेरे आले खाना से कोई भी फ़र्द खातून जो है वो सियासत में ना आएगी, ना कोई उम्मीदवार होगी, ना उनका कोई सरोकार है। तो लिहाजा बुशरा बीबी जो है नाजायज़ 9 माह उन्होंने गुजारे। अब जब रिहाई हुई है तो एक नया कि जी सियासी कमेटी की जो है सरबराही की, ये सारी जो हैं अफवाहें हैं और सिर्फ फैलाई जा रही है ताकि उसके जो किरदार को जो है, उसके फ़िक्र को या उसकी शख्सियत को जो है सियासी तौर पे भी मुतनाज़ा बनाया जा सके। अच्छा मरवत साहब, जो अली अमीन गंडापुर का रोल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी सियासत के हवाले से, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? कभी वो इस्लामाबाद आने के लिए बड़े मुक्के लहरा रहे होते हैं, फिर इस्लामाबाद आते हैं और गायब हो जाते हैं। तो फिर उनका दावा भी सामने आया था बुशरा बीबी की रिहाई से पहले कि वो कुछ मामलात होंगे और दायरे रोल अदा करेंगे। वो रोल हमें नजर आया, बुशरा बीबी रिहा हो गई हैं। तो अली अमीन गंडापुर लाइन के किस तरफ है? इस तरफ है, उस तरफ है, या दोनों तरफ खेल रहे हैं? अच्छा, मैं आपके प्रोग्राम में पहली दफ़ा ये बात बता देता हूँ कि अली अमीन खान की जब ये केपी असम्बली में उन्होंने खिताब किया, इसके अगले दिन मैं उनसे मिलने चला गया और मैंने ये सारी जो रुदात थी उनसे ज़बानी सुनी। इस दौरान उन्होंने जो ज़ख्मात लगे हैं 6-7 उनको रबड़ की गोलियां लगी, ये जब दरने डीचो की तरफ आ रहे थे। और आप यकीन करें कि उस वक़्त भी वो अस्पताल, यानी जो मेडिकल डॉक्टर था, वो उनकी पट्टी करके जो है वो उस कमरे से निकल के मेरे पास आया था। दूसरी बात जो मुसीबत बनी हुई थी वो ये थी कि खारश जो है वो अभी तक पूरे वजूद में फैली हुई है और उसका कोई इलाज नहीं है। जो गोलियां हमारे वर्कर्स को भी लगी हैं, वो ऐसा केमिकल मिलाया हुआ था कि एक तो ब्लीडिंग नहीं रुक रही है और दूसरी जो है पूरे वजूद में खारश फैली हुई है। अली अमीन खान जब डी चौक की तरफ आ रहे थे तो हालत उनकी बड़ी दिगरगू थी। ये बात उन्होंने खुद बताई नहीं है, लेकिन ना किसी को जख्मात दिखा सकते थे। अली अमीन खान का मैं वकील था जब ये 9 मई से कबल इनको गिरफ्तार किया गया, इसके बाल काटे गए। अभी 5-6 एहतजाज इन्होंने किए। अगर अली अमीन खान का किरदार आप माइनस कर दे तो कोई और आपको नजर आ रहा है जो सवाबी में जलसा करे, इस्लामाबाद में करे, लाहौर में करे, पिंडी में करें, और फिर डी चौक में धरने के लिए ये अपनी तई तो 70-80 हज़ार वर्कर को ले आया था।
अब अगर इनके साथ मामलात पेश आए या इनको मेडिकल एड की ज़रूरत थी या ये गिरफ्तारी के वजह से जो हैं अंडरग्राउंड चले गए, तो बकाया लीडरशिप का फ़र्ज था कि वो टेक ओवर करते। 70-80 हज़ार वर्कर थे, 24 घंटे से ज़्यादा मैयाद उन्होंने जो हैं फेस किया रेंजर पुलिस की शेलिंग को, ये रबड़ की गोलियों को, और बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी हमारे साथ। अगर हम उस वक़्त एक दफ़ा डट जाते तो ये तादाद जो है अगले रोज़ जो है डबल और नेक्स्ट डे 3 गुनी ज़्यादा होती। तो आपका कहना यह है कि अली मीन के नीचे बैरिस्टर गौहर या उमर अयूब वो रोल नहीं अदा कर सके? मेरा ख्याल है मलिक साहब, बैरिस्टर गौहर जो हैं और उमर अयूब खान, हमारा मसला ये है कि ये जो एहतजाज हो रहे हैं, चाहे अली अमीन खान कर रहा है या पार्टी की पॉलिटिकल कमेटी जो है उसको मैनेज कर रही है, मेरा ये उज़र है कि एहतजाज कमेटी का ये काम है। और मेरा ख्याल नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ कि अली अमीन खान को मज़ीद इस कन्फ्रंटेशन में हम इस्तेमाल करें, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के हवाले से कि सूबा जो है वफाक से लड़ रहा है, हालात हमारी ये हैं कि हर एक ज्यादती हो रही है। 26वीं आईनी तरमीम अभी हुई नहीं थी, जब सुप्रीम कोर्ट की हालत देखी, मियाँ साहब भी गए, और आप आज आपने ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट भी देखा होगा। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब के रोल से आप मुतमईन हैं? मैं बैरिस्टर गौहर के हवाले से ये दो टोक अल्फाज में बात करता हूँ कि खान के मुखलिफ तरीन साथियों में है। अब बात यह है कि हर एक, जो असद उमर साहब गए थे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो उस वक़्त जब किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा जी कि मैं फाइटर तो नहीं हूँ, न मेरी तरबियत हुई है कि मैं तशद्दुद से सकूँ या कैद से सकूँ, तो लिहाजा आई कुड नॉट फेस। बैरिस्टर गौहर साहब एक इंटेलेक्चुअल, एक पढ़े लिखे आदमी हैं, और ये मौजूदा सियासत जो है वो तो गोलियों और शेलिंग और पुलिस और इनके सामने सीना सपर होने की है। मैं ये समझता हूँ कि एहतजाज उन लोगों के हवाले होना चाहिए जो एहतजाज कर सकते हैं, जिनके स्टेक्स ना हो, और एहतजाज कमेटी का ये काम है। दूसरा अली अमीन खान जो है उसको, हाँ जी, बैरिस्टर गौहर नहीं कर सकते तो आप किसका नाम तजवीज़ करेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हमारे चेयर, देखिए वो हमारे पार्टी के चेयरमैन हैं, अगर वो एहतजाज कर रहे हैं कि किसी पुलिस वाले ने उसके गिरबान में हाथ डाल दिया, या अली अमीन खान है वज़ीर आला हैं और किसी ने उनको हथकड़ियाँ लगा दी, इन चीज़ों का इदराक होना चाहिए ना। मतलब ये है कि वो लोग करें। मिसाल के तौर पे उस दिन पार्लियामान के सामने मुझे गिरफ्तार किया, धक्के भी दिए, तो कोई फ़र्क तो मुझे नहीं पड़ा ना, चाहे ये रगीदते हैं, घसीटते हैं, कुछ भी करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी पार्टी की एक कॉन्स्टिट्यूशनल मनसबदार हैं, वज़ीर आला, और एक हमारी पार्टी का चेयरमैन है। अब इनको हम इन के आगे ले आए, और मैंने अली अमीन खान को भी कहा था, खान साहब को भी मैंने असद उमर का नाम लिया, आपने असद उमर का नाम लिया। असद उमर और फवाद चौधरी की पीटीआई में जगह है? देखिए उनकी जगह मैं नहीं समझता हूँ कि अब पीटीआई जो हैं, ये एक क्राइसिस ने डिफरेंट पीटीआई को जन्म दिया है। मेरी मिसाल आपके सामने, ये लग गए थे कि इसको निकालते हैं, लेकिन पीटीआई या वर्कर जो हैं वो मेरे साथ खड़े हो गए, तो लिहाजा वो निकालने का फैसला अवामी उड़ गया। अभी पीटीआई में या खान है या वर्कर हैं, और वर्कर की आरा के मनाफी खान भी कोई फैसला नहीं करता है। मैं नहीं समझता हूं कि खान उमर और फवाद चौधरी को पार्टी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए आपकी राय में? देखिए असद उमर मेरी पसंदीदा शख्सियत थे और बदकिस्मती है, लेकिन यह है कि इन लोगों ने उस कड़े वक्त में वर्कर का हौसला तोड़ा जब इनको खान के साथ डट जाना चाहिए था। और मैं नहीं समझता हूं कि एक दफ़ा इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद इन लोगों ने जो अमल किया जिससे हमारी जद्दोजहद पे बड़ी कारी ज़रब पड़ी, तो ऐसे लोगों को अगर ये आ सकते हैं तो परवेज़ खटक भी आ सकता है, महमूद खान भी आ सकता है। लिहाजा जो गए हैं, मैं समझता हूं उनका चैप्टर क्लोज होना चाहिए। और फवाद
फवाद चौधरी साहब जो है वो कोई नया शुगल तलाश करे जी। पीटीआई में देखिए जेएलएम से उनका ताल्लुक है और जेएलएम की तमाम तंजीमों ने, एमपीएज, एमएनएज ने लिख कर दिया कि अगर ये आता है तो हम पार्टी में नहीं रहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की नफरत हो गई है उस तमाम की आदत से जो या बुजदिली की वजह से या अपने मसलियतों की वजह से खान का साथ छोड़ गए, और ऐन उस वक़्त छोड़ गए जब खान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो लिहाजा फवाद चौधरी साहब जो हैं, और इन्होंने तो अब मुसलसल लीडरशिप पे अटैक शुरू किए हुए हैं, रोज़ाना उनका बयान है। मेरी भी कोई उनके साथ ज़ाती कोई मखासिमत थी नहीं, लेकिन बयानात इन्होंने शुरू कर दिए। अब अगर कोई रही सही हमदर्दी थी वो भी नहीं रही है, और न किसी और ये जो तमाम लीडरशिप है इसको इन्होंने एलाइनेट किया हुआ है। जितनी भी पीटीआई की लीडरशिप है सबके खिलाफ लगा होता है। एक इमरान खान की रिहाई के हवाले से पूछ लो, एक खुशाइन डेवलपमेंट ये हुई कि बुशरा बीबी रिहा हो गई, उनकी बहनें भी रिहा हो गई। ये एक वेलकम स्टेप है। हमारे पास तारिक फजल साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो तारिक फजल साहब से हमने एक प्रोग्राम में डिस्कस किया तो उन्होंने सपोर्ट किया था कि उनकी बहनों को रिहा होना चाहिए। तो अब इमरान खान का अगला मरहला है, उनके केस चलने चाहिए। मैं नहीं कहता उनके केसों को ख़त्म कर दें, लेकिन केस रिहा करके भी बंदा छोड़े जा सकता है ताकि तलखी थोड़ी सी कम हो जाए। तो कोई ऐसा सियासी माहौल है कि आपको बैक चैनल से इंटरेक्ट कर रहे हो कि मामला को बेहतरी की तरफ आगे बढ़े, इमरान खान की रिहाई भी हो जाए? काश ये कोई ये खुद भी सोचें। उस दिन नेशनल असेंबली में पटेल साहब खड़े हो गए और उन्होंने ऐसी तकरीर कर दी कि सारा मूड ही ख़राब हो गया तमाम पीटीआई के एमएनएस का। इसी तरह कोई न कोई ऐसी बात हो जाती है। जो स्पीकर साहब हैं उसका बड़ा एक हौसला अफजा रोल रहा है मामलात को सुलझाने में। अगर ये वोट के नाखुन लें खान को, ये तमाम केसेस में खान बरी हो चुका है। तो लिहाजा अगर ये चाहते हैं कि हम निज़ाम के अंदर रहते हुए पाकिस्तान में इस निज़ाम के साथ चल सकें तो खान को क्यों नहीं रिहा कर रहे हैं? अब ये बुशरा बीबी को 9 माह बाद बेगुनाह पाबंद सलासल रहने के बाद ये बेल हुई इनकी, तो जनाब मीडिया लगी है कि जी ये कोई डील हो गई है। आज ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट आपने पढ़ा होगा, और अलीमा आपा और उदमा आपा की जो ये बेल हुई है, अब वो जिस अंदाज में गिरफ्तार हुई, दहशतगर्दी का मुकदमा उन पे लादा किया, ये दहशतगर्दी थी। जिस अंदाज में गिरफ्तार हुई अपने भाई की रिहाई के लिए निकली थी। अब ऐसे मुकदमात में ये रिहा नहीं होंगे तो ये इनका डील से क्या ताल्लुक है? तारिक फजल चौधरी साहब की बात की, जेंटलमैन है, और उसने हमेशा मतलब ये है कि ये जो बात करते हैं तो इसमें मैं सताइश करूंगा कि अगर अच्छी बात कोई भी, लेकिन कोई हमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा है जब तक मियां नवाज शरीफ साहब नहीं चाहेंगे खान की रिहाई मुमकिन नहीं है। और नंबर 2, अच्छा यहाँ अब आप रुकिएगा डॉक्टर तारिक साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहूँगा। इन्होंने शरीफ का लिया है इसलिए आपको इसका जवाब देना चाहिए कि वो कह रहे हैं नवाज शरीफ चाहेंगे तो इमरान रिहा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, आपने मेरे पिछले प्रोग्राम का हवाला दिया इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनकी रिहाई के हवाले से और बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से, तो मैंने बड़ा कैटेगरी के लिए बात की थी कि उनकी रिहाई होनी चाहिए। और मैंने एक नहीं मुतअद्दिद प्रोग्रामों में ये बात की, और मैंने ये बात भी की कि बल्कि मेरे साथ मुझे याद आ गया कि चंद साहब बैठे थे, तो मैंने कहा गवर्नमेंट जितनी भी फैसिलिटेशन हो सकी करेगी। आपने अच्छा किया कि वो खवातीन को रिहा किया। जी, डॉक्टर यास्मीन के मतलब भी थोड़ी नरमी पैदा करिए। कई प्रोग्रामों में ये भी पूछा गया कि जी गवर्नमेंट, इसका मतलब है गवर्नमेंट की मर्जी से। मैंने कहा नहीं, देखें गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन जिस हद तक सपोर्ट दे सकती है हम देंगे, हम यही कर सकते हैं। बाकी तो आज़ाद ज़ाहिर है वो ज़मानत से होंगी, और वही हुआ, ज़मानत उन्हें मिली और वो आज़ाद हुई। उनकी बहनों के वाले से भी जो है ये खुशाइंद है। और मैं नहीं चाहता कि ये कल्चर जो है ये, क्योंकि जो तकलीफ़ हमने बर्दाश्त की, हमारी पार्टी की ख़वातीन ने बर्दाश्त की, वो ये भी करें और आइंदा ये अमल जारी रहे। इस अमल को ख़त्म होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब का इमरान खान की जो कैद है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना वो मियां साहब की इमा पे हुई है और ना मियां साहब की ख्वाहिश से उनको आज़ादी मिल सकती है। जो मुकदमात उनके ऊपर हैं अदालतों से उन्हें बेपनाह रिलीफ मिला है, ये तो फैक्ट है कि छोटी अदालतों से उन्हें सज़ाएँ हुई हैं, बड़ी अदालतों ने उन्हें रिहा किया। बहुत सारी केसेस जो जिसके ऊपर FIRs थी उसमें उन्हें ज़मानतें दी। उन्हें तो एक ऐसी ज़मानत भी मिली थी कि जो आगे 7 दिन में मुकदमात गालबन
दर्ज होंगे, उसमें भी जमानत जो सामने केस है उसमें भी जमानत जो खुफिया केसेस हैं जो अभी तक अदालत के सामने अगर नहीं नवाज लाए शरीफ को गए उसमें भी एयरपोर्ट के आज़ाद। ऊपर खसूसी सलूक हो सकता है कन्विक्टेड होने के बावजूद, तो फिर दूसरे लीडर के साथ भी हो सकता है। मैं उनके साथ स्पेशल इमरान खान ट्रीटमेंट मिला साहब के है साथ जो नवाज शरीफ को। ये बात हुई, मैं क्यों हुई, मैं कह रहा हूँ कि अदालतों ने सपोर्ट दी है। अभी भी जो उनके चंद मुकदमात रह गए हैं, अगर उसमें जमानत मिलेगी तो वो बाहर आए, क्यों ना आए। अच्छा, आपका शुक्रिया अदा करूंगा मैं शेर अफजल मरवत साहब। हम अपने पैनल के साथ बाकी टॉपिक्स की तरफ आगे चलेंगे। मरवत साहब आपका बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंजोथा और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब आपसे आगाज़ करूंगा, जो सबसे बड़ा इशू है, पहले आपने बड़ा तमीरी किरदार अदा किया, जो हमारे साथ इस वक्त पैनल में नहीं है, कामरान मुर्तज़ा साहब अभी ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, तो जैसे ही आते हैं तो फिर उनसे आगाज़ करते हैं। पहले आपसे डॉक्टर तारिक साहब इसी पे सवाल कर लेते हैं। जो 26वीं तरमीम के बाद अभी चंद दिन गुजरे हैं, लोगों को अभी समझ भी नहीं आई कि कानून के तहत अब कौन से बेंच हैं, किसने सुनने हैं। आप एक नए कानून की तैयारी कर रहे हैं कि जुमे वाले रोज़ आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा करने जा रहे हैं, क्या मंतक है इसके पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मलिक साहब, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो 26वीं तरमीम हुई है उसके बाद चूँकि खदोखाल जो है जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से वो थोड़ा तब्दील हुआ है, बल्कि काफ़ी तब्दील हुआ है। तो और उसके बाद जो बेंचेस हैं उनकी तश्कील किस तरह होनी है उसके ऊपर भी मज़ीद क्लैरिटी आनी है, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसके ऊपर भी मज़ीद शायद एक्ट में थोड़ी बहुत अमेंडमेंट हो, ताकि यही अवाम जिसकी आप बात कर रहे हैं ये क्लियर हो। बाकी बहुत सारी ऐसी मैं सुन रहा हूँ 27वीं तरमीम के हवाले से, और जजेस की तादाद भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो भी बाकायदा आइनी तरमीम के ज़रिए ही हो सकती है। फ़िलहाल कोई आइनी तरमीम गवर्नमेंट के किसी लेवल के ऊपर ज़ेर बहस नहीं है। जजेस की तादाद में इजाफा आई थिंक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से हो जाता है, उसके लिए आइनी तरमीम एक्ट की बात है, और ये थोड़ी सी जो गलतफहमी बात हुई है ना, 27वीं तरमीम आप कह रहे हैं कि नहीं है, आप मेरे से ज़्यादा इस पर क्लियर होंगे कि ये एक्ट है या अमेंडमेंट है। बहरहाल कोई आइनी तरमीम इस वक्त जो है वो नहीं होने जा रही तादाद के लिए आइनी तरमीम। जहाँ तक ताल्लुक है, ये जो बात होती है जब असेंबली के इजलास में और मीडिया पे जाती है कि जी बिल आ रहा है, आप रूल आउट कर रहे हैं कि 27वीं तरमीम नहीं है? कैटेगोरिकली रूल आउट कर रहा हूँ, ये खबर कोई 27वीं तरमीम इस वक्त ज़ेर बहस भी नहीं है, और ना कोई गवर्नमेंट के किसी सेक्टर में जुमे वाले रोज़ जो बिल आ रहे हैं अपना, वो तादाद के हवाले से, देखिए तादाद के हवाले से है, या जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है वो एक ऑर्डिनेंस उस पर हुआ था, उसे बाकायदा एक एक्ट की शक्ल दें। इस तरह की चीज़ें हैं जो कि छोटी मोटी दुरुस्ती है, ये भी तजवीज़ है कि 3 की बजाय 5 सीनियर जजेस बना दिए। जो राइटली जो आपने बात की ना, इस अभाम को दूर करने के लिए, और अभाम दूर होगा तो आगे मामला चलेंगे। क्योंकि आपने देखा है कि पिछले दिनों जितने भी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हुई हैं, सीनियर 3 जजेस ने ये बात की है कि अभी इस पर क्लैरिटी आनी है, तो वो क्लैरिटी आ जाएगी। और वो जो 27वीं तरमीम की जो बाज़गश्त सुनाई दे रही है उसकी वजह ये बिल है, क्योंकि जब भी मीडिया पे बात होती है तो कहते हैं जी असेंबली में बिल आ रहा है, बिल को लोग समझ रहे हैं कि शायद वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। दैट इज नॉट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में आप तब्दीली कर रहे हैं उस एक्ट के अंदर जो ऑर्डिनेंस आया था। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि चूंकि वो ऑर्डिनेंस था, क्या तब्दीली ज़रा गौर है बता भी दें। कुछ थोड़ा सा हमारी जो लीगल टीम है वही इसके ऊपर बेहतर बात कर सकती है। 3 की बजाय 5 सीनियर जजेस की कमेटी। आगे अभाम का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है, तो मेरी गुफ्तगू से अगर मैं इस पर मजीद करूंगा तो मजीद अभाम पैदा होगा। 26वीं आईनी तरमीम आपकी सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, क्योंकि आपने जिस तरीके से उसको पास किया उसमें देर आर इशूज़ जो चैलेंज होंगे। जजेस की पैनल की जो बेंचेस की तश्कील है उसमें आपने जुडिशल कमीशन का रोल डाला हुआ है जिसमें सियासी लोग बैठे हुए हैं, ये बराह रास्त एक मुदाखलत के ज़ुम्मे में। देखिए इससे पहले भी तो सियासी लोग रहे हैं। जजेस की तकर्री जो इससे पहले आपकी 18वीं तरमीम में थी, जिस तरीक़ेकार के तहत वो तरमीम हुई थी, उसमें भी तो आपके जो सियासी लोग थे, और सियासी लोग किसी एक जमात के तो नहीं है। जजेस की तैनाती है, भी जजेस की तैनाती में आपका ठीक है, लेकिन बेंचेस की तश्कील में तो आपका रोल नहीं ना हो सकता। नहीं, बेंचेस की तश्कील में मेजॉरिटी जो है और वो उसकी जो से है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं पंजोता साहब, एक तो पहले ये क्लैरिफाई कर दीजिए, आप वकील हैं, आप बेहतर लॉ को वजाहत कर सकते हैं। जजेस की तादाद में इजाफे के लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट चाहिए या आइनी तरमीम चाहिए? देखिए बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। जी, मैं 2 चीजों के ऊपर आपको बताऊंगा। एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो आया उसके बाद फिटनेस लाया गया, उसके अंदर भी रीजन यही थी क्योंकि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मुताबिक एक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस जो हैं उन्होंने जो है वो बेंच बनाए थे। तो जब इन्होंने देखा कि ये तो हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहा और हम जैसे चाहते हैं बेंचेस बने, वो तो फिर हमें चीफ जस्टिस जो है उसको इख्तियार देना होगा कि एक जज वो अपनी मर्जी का साथ रखें, क्योंकि उस वक्त काजी फैसल साहब थे।
तो उन्होंने ऑर्डिनेंस ये लेकर आए। उसके बाद अब इन्होंने दोबारा जो है वो सोचना शुरू कर दिया है कि हम दोबारा जो है उसके अंदर तरमीम लेकर आए, बिल लेकर आए, ऑर्डिनेंस लेकर आए, जो भी तरीकाकार करना है, जिसके जरिए ये चाहते हैं कि अदलियत जो है मुकम्मल तौर पर जैसे अमेंडमेंट्स के जरिए की गई है, इसी तरीके से बेंचेस भी जो तश्कील दी जाए सुप्रीम कोर्ट में, ताकि इस पाकिस्तान की अवाम को, इस कौम को महफूम रखा जाए। पाकिस्तान की अवाम को गुलाम बनाने के लिए ये नईम साहब की आवाज़ आप बेहतर करिए, दोबारा लाइन कनेक्ट करिए, इनकी आवाज़ कम ज़्यादा हो रही है। कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं आपकी तरफ ये सवाल लेकर आऊँगा, ये जजेस की तादाद में इजाफे के ऊपर खबर जो चल रही है, क्या इसके लिए कोई आइनी तरमीम दरकार होगी या सिंपल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए तादाद में इजाफा किया जाएगा? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से तादाद में इजाफा हो सकता है। आईनी तरमीम तो इसमें आइन में तो कहीं नहीं लिखा कि जजों की तादाद सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में क्या हो। तो ये कहीं पे जो है ना, मेरा ख्याल हाई कोर्ट्स में प्रेसिडेंशियल आर्डर है और सुप्रीम कोर्ट में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। प्रेसिडेंशियल आर्डर से जो है ना वहाँ पे तो आ सकती है, तरमीम आ सकती है, और यहाँ पे जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी से तरमीम आ सकती है। या तो इसमें कोई ऐसा कोई खास बात नहीं। अच्छा कामरान साहब, जो 26वीं तरमीम से पहले आप बहुत अभी आपने ज्वाइन नहीं किया तो मैंने पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि तामीरी किरदार आपका था, बहुत बेहतर रोल था कि शुरू में आर्टिकल 8 को छेड़ा जा रहा था, फंडामेंटल राइट्स के इशू आ रहे थे, मिलिट्री कोर्ट्स का था, उन चीज़ों को आपने रोकने में बड़ा किरदार अदा किया, आपने या मौलाना फजलुर रहमान दोनों ने मिलकर किरदार अदा किया। अब दो चीज़ें इकट्ठी जुमे वाले रोज़ तोक़ो की जा रही है, एक जजेस की तादाद में इजाफा 23 की जा रही है, सुनने में तो यही आया अभी, और दूसरा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को दोबारा चेंज किया जा रहा है। क्या होना चाहिए आइडियली, क्योंकि ये बार बार एक एक्ट आया था, उसके ऊपर बहुत क्रेडिट लिया, फिर साथ ही ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, पहले 2 सीनियर मोस्ट निकल गए, जस्टिस उमीनुद्दीन को उन्होंने नॉमिनेट कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस ने उसकी इस्लाह की है, लेकिन दोबारा एक्ट को अमेंड किया जा रहा है। तो क्या बनने जा रहा है हमारे साथ? देखिए, इसको अगर छेड़छाड़ करेंगे तो ये गवर्नमेंट के गले में पड़ेगा। ये गवर्नमेंट शायद जो है ना वो लोगों को, मैं लोगों से मुराद मेरी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनको प्रॉपरली जो है ना वो उनको गेज नहीं कर पा रही। ये समझ रहे हैं कि इस तरह से कोई हमारी मर्जी के जो ना फैसले हो जाएंगे अदालतों से। ऐसा नहीं हुआ करता। जाहिर है वो जो अदालतों में लोग बैठे हैं उनका अपना ज़मीर भी है, और कभी चलें कोई मेरे जैसा एक आध आदमी अगर किसी को मिल गया तो वो उससे कोई जायज़ नाजायज़ फ़ायदा उसको मिल गया, मगर ऐसा नहीं होता कि वो आप सुप्रीम कोर्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करें। और ये जो ख्वाहिश है, ये हर हुकूमत की ख्वाहिश होती है, ये मौजूदा हुकूमत की सिर्फ ख्वाहिश नहीं है, इससे पहले वाली हुकूमत की भी थी, उससे पहले वाली हुकूमत की भी थी, मगर ये ख्वाहिश जो है ना वो आमतौर पर पूरी नहीं होती। तो इसलिए जो है वो फिर ये हमारे दोस्त नाराज़ हो जाते हैं जो गवर्नमेंट में बैठे होते हैं। इस वक्त भी ये इनको इनके हाल पे छोड़ दें। मैं ये जानता हूँ कि ये इस वक्त जो टीम है वो बेहतर मामलात को आपको 1 महीने के अंदर जो ना नताइज सामने आने शुरू हो जाएंगे, केसेस की तादाद कम होना शुरू हो जाएगी और ये सारा कुछ मैनेज हो जाएगा। ये बहुत जल्दी में जो फुर्तियाँ दिखा रहे हैं ये ख़राब करेंगे मामले को, और अल्टीमेटली ये इनकी खराबी इनके अपने गले पड़ेगी। अच्छा, मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापसी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मामला चैलेंज हो रहे हैं, तो आपसे थोड़ी सी इसके ऊपर चाहेंगे कि रोशनी डालें। राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान भी आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दोनों सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब, वो मुतनाज़ा हैं, उनको तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हेड ही नहीं करने चाहिए और चीफ जस्टिस उन्हें भी नहीं करना चाहिए। तो ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे इस टॉपिक पे तारिक साहब से भी, आप दोनों से भी राय चाहेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर तारिक साहब, आपको क्या इतराज़ात हैं जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब से, जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को हेड ही ना करें? ये राना साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है मैं ज़ाहिर है वो तो बयान नहीं कर सकता, लेकिन किसी भी वजह से हमें कोई ज़ाती मसला नहीं है। जो मलिक साहब अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है ना वो सबके सामने है। वो ये है कि जो आपको माजी में नज़र आता रहा, एक तो जुडिशल एक्टिविज़म वो था कि जिसने यूसुफ रज़ा गिलानी को घर भेजा, आपके 25 करोड़ अवाम का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आता है और चंद ऑनरेबल जजेस बैठ के उस 25 करोड़ अवाम के मैंडेट को घर भेज देते हैं, और फिर 40 साल बाद पता लगता है कि भुट्टो साहब जैसे फैसले कि नहीं वो फैसला गलत फैसला था, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को फांसी लग जाती है। मियां नवाज शरीफ साहब को किस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था, पानामा,
घर भेजा अकामा पे, और उसकी बड़ी वाज़े आपको रीजंस पता थी कि उसके पीछे क्या क्या कहानी चल रही थी। तो ये बातें जो हैं अनफॉर्चुनेटली जुडिशरी के जब हिस्सा बनी तो कंट्रोवर्सी जो है वो खुद ब खुद पैदा हुई। ये कोई हमारी पैदा हुई नहीं है कि सियासतदानों की वजह से या हमारी जमात की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से इस तरह का माहौल पैदा नहीं हुआ। कंट्रोवर्सी में कोई रोल नहीं था। मैंने कतई तौर पे ये नहीं कहा, मैंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली ये माहौल पैदा हुआ। फिर ज़ाहिर है उससे माहौल मुतासर होते हैं, जजेस भी मुतासर होते हैं, सियासतदान भी मुतासर होते हैं, पार्लिमान मुतासर होती है। और इस वक्त जो रोल 18वीं तरमीम में पार्लियामेंट के पास आया था वो रोल ले लिया गया एक रिट पिटिशन के ज़रिए। सुप्रीम कोर्ट ने सारे का सारा इख्तियार पार्लियामेंट से ले लिया, जजेस की तैनाती और जुडिशल कमीशन और सारा वो रोल वापस आया है पार्लियामान के पास। दूसरी बात ये कि इस अमेंडमेंट के हवाले से, ये बड़ी मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ और आज की एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपके उसमें आ जाएगी प्रोग्राम में, कि जो ये कहा जा रहा था कि ये तरमीम होगी और उसके बाद एक ह्यू एंड क्राई होगा और ये सियासी जमातें जो उस वक्त गवर्नमेंट में है ये बिल्कुल दफन हो जाएंगी और पाकिस्तान की तमाम बार्स जो हैं वो सड़कों पे होंगी, वकला एहतजाज करेंगे। आज जो नतीजा इस वक्त आया है, अभी मैं ब्रेक में मुझे मिला है, सुप्रीम कोर्ट बार का जो इलेक्शन है वो जो आसमान जहांगीर ग्रुप क्लियर मार्जिन से जीत गए, मियां रऊफ अता साहब हैं, वो क्लियर मार्जिन से जीत गए। और हामिद खान और इमरान खान जिनकी सपोर्ट कर रहे थे काकड़ साहब की, वो इलेक्शन हार गए हैं। इसका मतलब है कि वकला की जो था कि जनाब हमारी पूरी सपोर्ट इमरान खान और हामिद खान ग्रुप के साथ है, वो क्लियर हो गई सारी। तो ये एक वकला का रेफरेंडम था। ये सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार है, ये एक रेफरेंडम था कि वकला किसके साथ खड़े हैं। वकला हमारे साथ खड़े हैं, वकला हामिद खान ग्रुप और इमरान खान के साथ नहीं खड़े। और इस अमेंडमेंट को भी एक्सेप्ट किया गया है। इस अमेंडमेंट के खिलाफ जिस वबाल की और जिस तूफान की बात की गई थी कि वकला उठाएंगे, वो उसके साथ नहीं खड़े। नहीं पंजोता साहब, आज हामिद खान ग्रुप का हार जाना क्या 26वीं तरमीम की मंजूरी के मुतरादिफ समझा जाए वकीलों की जानिब से? नहीं, देखिए, अगर आपने आज देखी होंगी वीडियोस तो उसके अंदर जो है वो बता रहे हैं कि किस तरह जैसे 8 फरवरी को एक डाका डाला गया है तो वो मुदाखलत की गई है, वकला को कैसे थ्रेट्स किए गए हैं, जैसे आईनी तरमीम के लिए वोट पूरे करने के लिए लोगों को उठाया गया, अगवा किया गया। इसी तरीके से वकला को भी फोन आते रहे कि जनाब इसको आप वोट दें। और फिर हमें पता है कि जब वोट आपने किसी से लेना हो और फिर उसका सबूत भी लेना हो तो फिर तस्वीर भी और फिर किस हद तक वो जाया जाता है, तो वो प्रोसेस किया गया। लेकिन देखें इस मामले के साथ नहीं है कि उन लोगों ने अगर वहां पर इलेक्शन जो है वो हारा है, हामिद खान ग्रुप हारा है, तो उसका मतलब ये है कि लोग जो हैं या वकील जो हैं वो अमेंडमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, इस वक्त पाकिस्तान हर शहरी इन अमेंडमेंट की मुखालफत कर रहा है। ये सारा प्रोसेस अगर आप पीछे भी देखें तो जो कुछ पाकिस्तान के अंदर इस सारे अमल को करने के लिए किया गया, सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद ये था कि जो 8 फरवरी को डाका डाला गया या मुल्क को कौम को उसी तरह से महसूस किया जाए। तो हम तो बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं, पूरी आवाम रिजेक्ट करती है। 25 करोड़ आवाम का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नहीं है, ये शहबाज शरीफ नहीं है। पहले भी वो 25 करोड़ आवाम का नहीं था, पहले भी वो डील करके आए और आपने देखा कि वो किस तरह फौरन ही लंदन वापस चले गए, लंदन से अमेरिका गए, क्योंकि उनके इंटरेस्ट वहां पर है, जजादे वहां पर है। उनका तो पाकिस्तान के साथ लेना देना ही नहीं है। उनको क्या है कि कोई जो है वो जिए कोई मरे, बल्कि उन्होंने अपने अकाउंट बनाने। तो जब आप डील के रास्ते से आएंगे, कामरान साहब से भी ये सवाल कर लेने दें। कामरान मुर्तज़ा साहब, जो एक तासुर सामने आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पिटीशन 26वीं तरमीम के हवाले से दरखास्तें आ रही हैं और जिन वकला से हमने बात भी की है कि ये जो जुडिशल कमीशन का रोल होगा आइनी बेंचेस के तकर्रुर में, एक तो ये मामला है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा कि क्या ये अदलिया की आज़ादी के मुनाफी इकदाम तो नहीं है कि वो कमेटी बैठ के तय करे कि कौन सा बेंच होगा जहां अगले दिन हुकूमत ही हो सकता है पिटिशनर हो किसी आइनी मुकदमे के अंदर, तो ये क्या मुनासिब होगा या अदलिया की आज़ादी के मुनाफी होगा? और दूसरा, जो हुकूमत ने ख्वाहिश का इजहार किया राना सनाउल्लाह ने कि जस्टिस मंसूर भी ना बैठे हैं, जस्टिस मुनीब भी ना बैठे हैं और जस्टिस याहिया भी ना बैठे, तो इसका मतलब है कि टॉप 3 तो आप निकाल ही दें तो फिर नीचे से किसी को बिठा दें। तो दोनों के ऊपर आपकी राय चाहता हूँ। पहले तो ये बता दूं कि ये जो आज का इलेक्शन है उसमें जो कैंडिडेट जीते हैं उसका ताल्लुक JUI से है और मेरा कुलीग रहा है, मेरे साथ इकट्ठे हमने काम किया हुआ है। इसमें बल्कि हमने PTI से दरख्वास्त भी की थी और मौलाना साहब का भी मैसेज किया था कि आप इनको वोट दें क्योंकि इनका JUI से ताल्लुक है, मगर PTI नहीं है, यहाँ पे पता नहीं कौन सा इलेक्शन बना लिया।
और सब ने जो है ना वो साथ हमारे अगेंस्ट यूआई तो आपको मुबारक हो जनाब, आपकी पार्टी जीत गई आज। जी हाँ, जीत गई है। और पीटीआई के दोस्तों ने साथ नहीं दिए, जिसके ऊपर मुझे तकलीफ है कम से कम। आप गिला पहुंचा था, मैंने पहुंचा दिया। आपकी आवाज़ कट रही है कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं ब्रेक ले लूँ, दोबारा आपको ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अभी से थोड़ी देर पहले इस वक्त सऊदी अरब के अंदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन सलमान, उन दोनों के दरमियान मुलाकात हुई है। इम्पॉर्टेंट इसलिए कहना चाहिए कि पाकिस्तान के इस वक्त एक तो वो मजहबी और जो हमारा जज्बाती लगाव तो मौजूद है सऊदी अरब के लिए, लेकिन इक़्तिसादी मामलात के हवाले से भी बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि हमें सऊदी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। कैश सपोर्ट भी वो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास रखते हैं, इसके अलावा ऑयल जो हमें डिफ़र्ड पेमेंट पे सऊदी अरब से मिल जाता है, वो भी हमारी इक़्तिसादी बका के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है और ज़रूरी है कि मामलात आगे चलते रहें। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ दोबारा चलते हैं। सेनेटर साहब, जो सवाल हमारा अधूरा रह गया था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का एक जुडिशल कमीशन के ज़रिए तैनाती का तस्वुर है, क्या ये मामला अदलिया की आज़ादी के मुनाफी तो नहीं कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ये सूनर और लेटर सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर अपनी राय देनी है? इसमें दो बातें हो सकती हैं। अगर तो इस प्रिंसिपल पे आ जाएं जिस तरह से चीफ जस्टिस को एक पार्लियामानी कमेटी ने जो है ना उसमें आउट ऑफ 3 जो है जो एक की सिलेक्शन हुई है, अगर इस प्रिंसिपल पे आ जाएं तो शायद जो है ये डाइजेस्ट हो जाए। और अगर अदरवाइज जो है ना वो इस बात पे आ जाएं कि जी पार्लियामान के इसमें कोई किरदार नहीं होना चाहिए और विद इन सुप्रीम कोर्ट जो है ना कौन कहाँ पे जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे शायद क्वेश्चनेबल होगा ये। इस पे यकीनन जो है ना वो एक मुख्तलिफ राय आएगी। तो ये सवाल जो है ना अभी सेटल होना है और ये ऐसा जो स्टूडेंट्स है जो पाकिस्तान के लिए नया है और इसको अब इसके ऊपर जो है कि उसमें पार्लियामानी किरदार और उसमें बैठ के, तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर कोई ऐसी राय आ सकती है जो आप कह सकते हैं कि मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ इस वक्त। एक चीज़ जो है ना मुझे जो पार्लियामानी किरदार उसमें है चीफ की, उसमें तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पे भी जो है और उसके नतीजे में मखसूस केसों का कहीं चले जाना और वहाँ पे गवर्नमेंटल जो है ना वो मेजॉरिटी, तो ये शायद कहीं पे ऐसे सवालात पैदा होंगे जो बेंचों का तकर्रर, मुझे लगता है ये थॉर्नी इशू है, सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर एक जजमेंट देनी पड़ेगी सर। लेकिन जो राना साहब की ओपिनियन थी, ओपिनियन ही उनकी ज़ाती मैं कहूँगा राय थी कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब और जस्टिस याहिया ये तो आइनी बेंचों में बैठे ही नहीं, तो तीनों तो सीनियर मोस्ट यही हैं। हम तो सोचते हैं कि शायद आइनी बेंच हेड ही ये कर रहे होंगे, तो ये तो एक नया फसाद शुरू हो जाएगा इस बात पर। ये बिल्कुल गलत राय है उनकी और इस तरह की राय आनी भी नहीं चाहिए। हमारे लिए सारे जजेस मोहतरम होते हैं और ये या तो उनको वो जज ना बनाए जाते, जाहिर है उनको छानबीन करके जज बनाया गया था और यहाँ पे आके किसी को कह देना कि जो है वो किसी खास बेंच में होने चाहिए और किसी को दूसरे के लिए कह देना कि उस खास बेंच में नहीं होने चाहिए, ये बिल्कुल गलत राय है। मेरा ख्याल ये था कि ये अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना आती और ये सुप्रीम कोर्ट खुद इस तरह से मैनेज करके रूल फ्रेम कर लेती और उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाते और वो अपने तौर पे इस चीज़ों को जो है ना मैनेज करते तो ज़्यादा बेहतर होता। मगर बहरहाल जो कुछ हो गया वो अब तारीख का हिस्सा है और इसके ऊपर जो है ना वो लोगों की बातें सामने आती जाएंगी। अच्छा और बुरा भी जो है वो बाद में अल्टीमेटली सामने आ जाएगा कि हमने अच्छा किया या बुरा किया। मगर जो है ना अब हम जजों के ऊपर अगर उंगलियां उठाएंगे कि ये बैठे या ये ना बैठे, तो इससे बेहतर है कि आप खुद बैठ जाएं और अपना फैसला कर लें। डॉक्टर तारिक साहब बात उन्होंने सही की है कि इससे तो बेहतर है फिर आप खुद बैठ जाएं और फैसला कर लें। देखिए, इंतहाई टेक्निकल मामला है और जो कामरान साहब ने बात की है वो ख़ुद बहुत सीनियर कानूनदान है। इस पर मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ क्लैरिटी आएगी, बाकी और आनी चाहिए। बाकी जहाँ तक मैंने आपको कहा कि लीगल फर्टर्निटी जो पाकिस्तान के वकला हैं उनके जो एतराज़ात या उनके जो आप ये कहें कि ऑन स्लॉट की बात की जा रही थी कि 26वीं तरमीम के बाद जो है वो आएगा, गवर्नमेंट की तरफ आएगा, उसका नतीजा तो मैंने आपके प्रोग्राम में क्या लेकिन यू कांट पिक एंड चूज जजेस,
ये आपको एक असूल है जिसमें एक तकसीम जो है ना, वो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का तस्वर यहीं से शुरू होता है और यहीं पे आके ख़त्म होता है। अगर आप उसको लाइन मिटाएंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए, लाइन मिटाने की बात नहीं है, लेकिन ट्राइकॉटमी ऑफ पावर में आप ये देखें कि जो सुप्रीम आइन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, बाकी कोई ताकतवर खुदा न खास्ता ये नहीं है कि किस में कोई जान ज़्यादा है। आइन ने इख्तियारात किसको ज़्यादा दिए हैं? वो पार्लिमान को दिए हुए हैं। और पार्लिमान के साथ और पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेके आज तक पार्लिमान के साथ जो हुआ है और मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ जो होता रहा है, वो कोई अच्छी मिसालें नहीं हैं। मैं यही कह सकता हूँ बड़े नपे तुले अल्फाज में। अदलिया में हमारी बेशुमार मनफी मिसालें हैं, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि अदलिया की जो आज़ादी है उसको सलब कर लिया जाए, वो बरकरार रहनी चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया मेरे पास, इसको दोबारा डिस्कस करेंगे अगले प्रोग्रामों में। फजल चौधरी साहब, नईम पंजोता साहब, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।